नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग आपके क्लास 12 कोस्टिंग और टैक्सेशन का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कोस्टिंग का यूनिट 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। दोस्तों, इस चैप्टर में ब्रॉडली हम लोगों को 4 मेथड के बारे में पढ़ना है: फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फीफो मेथड और लीफो मेथड को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फीफो मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं फीफो मेथड। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर फीफो मेथड होता क्या है। देखिए, लिखा हुआ है द मटेरियल दैट कम्स फर्स्ट इन द स्टोर अंडर दिस मेथड इज मैन्युफैक्चर्ड और इजू फर्स्ट एट इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि इस मेथड में जो भी मटेरियल स्टोर में सबसे पहले आता है उसको उसके लागत मूल्य पर सबसे पहले मैन्युफैक्चर या फिर इजू किया जाता है। यही होता है फीफो मेथड। अब चलिए देखते हैं कि फीफो मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि फीफो मेथड को कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ करना बहुत ही बेनिफिट होता है। पहला है मटेरियल और गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल इन नेचर, यानी कि जो भी मटेरियल और गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का होता है, तो फीफो मेथड यूज़ करना बहुत ही सूटेबल है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि आखिर पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स क्या होता है। तो चलिए पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स को समझते हैं। अगर हम लोग पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स को अगर ईजी लैंग्वेज में बोले तो वे सभी गुड्स जिनको अगर अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेट ना किया जाए तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उनको हम लोग पेरिशेबल नेचर के गुड्स बोलते हैं। कुछ पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स के एग्जांपल है मिल्क, फिश, चिकन, वेजिटेबल्स, फिश, ये सभी पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स के एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे गुड्स है जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। मैंने कुछ आपको एग्जांपल बता दिया। दूसरा है वेयर आर ओनली मॉडरेट फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेज ऑफ मटेरियल और गुड्स परचेज्ड, यानी कि जो भी हम लोग मटेरियल परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उसके जो प्राइस है उसके प्राइस में बहुत ही धीरे धीरे उतार चढ़ाव आ रहा हो, तभी फीफो मेथड यूज़ करना सूटेबल है। तीसरा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज इज नॉट लार्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है परचेज का वो लार्ज नहीं होना चाहिए। चौथा है व्हेन इन्वेंट्री आइटम्स डू नॉट मूव वेरी फास्ट, यानी कि जब इन्वेंट्री आइटम्स जो है वो बहुत ही जल्दी मूव नहीं हो रहे हों। पांचवा है और आखिरी द साइज एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आर वेरी लार्ज, यानी कि जो भी मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं उसका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, बल्क क्वांटिटी में होना चाहिए, और उसका जो मटेरियल है उसका कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तब यही 5 सिचुएशन था। इन सभी सिचुएशन में अगर रहेगा तो जो फीफो मेथड होता है उसको यूज़ करना बहुत ही सूटेबल होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम लोगों को एक एग्जांपल की मदद से फीफो मेथड को समझाते तो हम लोग का डाउट्स क्लियर हो जाता। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल की मदद से फीफो मेथड को समझते हैं, जिसके बाद आपका फीफो मेथड से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम लोग 2 कंपनियों की मदद से फीफो मेथड को समझेंगे। पहली कंपनी है एमआरएफ और दूसरी कंपनी है मारुति सुजुकी। तो देखिए दोस्तों, जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो कार बनाती है। क्या बनाती है? कार का प्रोडक्शन करती है। और एमआरएफ जो कंपनी है वो टायर बेचती है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है वो क्या बनाती है? कार बनाती है। तो उसको कार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्क्रू हुआ, लाइट हुआ, टायर हुआ। तो जो मारुति सुजुकी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ अवेलेबल रहती है। सारी चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं रहती है। इसलिए मारुति सुजुकी कंपनी को जो भी चीज़ जो उसके पास अवेलेबल नहीं है कार को बनाने के लिए, वो दूसरी कंपनी से खरीदती है। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी कंपनी क्या कर रही है? एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है। क्या खरीदती है? टायर। तो यहाँ देखिए, टायर खरीदती है एमआरएफ कंपनी से, तो पहले कितना टायर खरीदती है? परचेज करती है 300 यूनिट टायर। कितना यूनिट्स? 300 यूनिट्स। कितने रुपए के हिसाब से? एट द रेट ₹10, यानी कि एक टायर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। फिर परचेज करती है 200 यूनिट्स एट द रेट ₹12, यानी कि एक यूनिट का प्राइस है 12।
तो देखिए दोस्तों, जो भी कंपनी है वो अगर कुछ भी चीज़ खरीदेगी तो उसको तो ऐसा नहीं है कि उसको रास्ते पर फेंक कर रखेगी, ऐसा नहीं ना है। तो जो भी कंपनी क्या करती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। वो लोग उस स्टोर में वो लोग सभी सामान को स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि उसको कुछ नुकसान ना हो, वो खराब ना हो जाए। इसलिए मारुति सुजुकी कंपनी क्या कर रही है, जो भी टायर खरीदती है एमआरएफ कंपनी से, वो अपने स्टोर में लाकर रख देती है। कहाँ रखती है? स्टोर में लाकर रख देती है। अब देखिए दोस्तों, अब समझने वाला बात ये है कि अब स्टोर में रख देती है। अब ये है मारुति सुजुकी कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे जो कार है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कार क्या हो रहा है? बन रहा है, पूरा रेडी हो रहा है। तो अब हम लोगों को क्या पता है कि अब इशू करना है कितना, 350 यूनिट्स। तो देखिए दोस्तों, अब जो जहाँ पर मारुति सुजुकी कंपनी का कार रियल में पूरा फिनिश गुड्स में तैयार हो रहा है, वहाँ पर क्या बोला गया है कि 350 यूनिट्स का वहाँ पर क्या हुआ है, टायर की ज़रूरत पड़ गई है। अब वहाँ पर 350 यूनिट्स टायर कम पड़ गया है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट को एसआरएन भेजता है। क्या भेजता है? एसआरएन। एसआरएन मतलब होता है स्टोर रिक्विजिशन नोट। उसमें ये लिखा रहता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको इतना यूनिट्स ऑफ टायर चाहे कोई भी रॉ मटेरियल है वो चाहिए। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट का जो स्टोर कीपर होता है उस एसआरएन को देखकर कि हाँ इसको इतना चाहिए, तब वो क्या करता है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसको इशू करता है। तो मारुति सुजुकी के स्टोर डिपार्टमेंट को पता चला कि 350 यूनिट्स उसको इशू करना है। कितना यूनिट इशू करना है? 350 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजना है। तो स्टोर कीपर क्या करेगा, क्योंकि हम लोग फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को भेजना कितना है, 350 यूनिट्स। यहाँ पर हम लोग लिखे 350 यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिए, अब समझने वाला बात ये, अगर आपने समझ लिया तो आपका फीफो मेथड पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है कि हम लोग फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे स्टोर में फीफो मेथड का मतलब होता है जो भी मटेरियल स्टोर में सबसे पहले आया है उसको उसके लागत मूल्य पर सबसे पहले निगर्मित करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मटेरियल आया था? 300 यूनिट्स वाला आया था 10 रुपये के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 यूनिट्स वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले इशू करेंगे। तो हम लोग 300 यूनिट्स को 10 रुपये के हिसाब से करेंगे इशू, तो कितना होगा, 3000। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को इशू करना था 350 यानी 350। तो 350 में हम लोगों ने 300 यूनिट्स इशू कर दिया। तो अभी हम लोग को और कितना इशू करना है, 50 यूनिट्स। तो अब हम लोगों ने इसमें से तो 300 यूनिट्स इशू कर दिया, तो हम लोग का इसमें का तो सारा खत्म हो गया। तो बचा कौन सा, हमारे पास ये वाला रॉ मटेरियल बचा है। तो हम लोग जो 50 यूनिट्स इशू करना है उसको हम लोग इसमें से इशू करेंगे, जो कि हम लोग इसमें से इशू कर रहे हैं, इसलिए 50 यूनिट्स का प्राइस क्या होगा, ₹12। तो इसको 50 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग का आएगा 600। अब ये दोनों जो अमाउंट है 3000 और 600, इन दोनों को ऐड करके जो हमारे यहाँ पे 3600 है ये आया है। यही है फीफो मेथड, जिससे कि हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर फीफो मेथड क्या होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियली एग्जैक्टली फीफो मेथड क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने समझा कि फीफो मेथड क्या होता है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, और हम लोगों ने फीफो मेथड को एक एग्जांपल की मदद से भी समझा, जिससे कि हमारा सारा डाउट्स क्लियर हो गया। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि फीफो मेथड का क्या क्या एडवांटेज है और उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। देखिए एडवांटेज ऑफ फीफो मेथड, पहला है फीफो मेथड इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू ऑपरेट। यानी कि जो फीफो मेथड होता है वो बहुत ही सिंपल होता है समझने में और बहुत ही इजी होता है ऑपरेट करने में। दूसरा है दिस मेथड गिव्स गुड रिजल्ट व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज। यानी कि जो भी मटेरियल है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा हो, उसका प्राइस में हर समय घट रहा हो, तब यह मेथड यूज़ करना बहुत ही सही रहता है। यह मेथड हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। पहला है ड्यू टू इशू ऑफ मटेरियल एट ओल्ड प्राइजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल इज नॉट इक्वल टू द मार्केट प्राइस। मटेरियल को ओल्ड प्राइस पर इशू करने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मटेरियल का वो इक्वल नहीं होता है मार्केट प्राइस के। अब आपका यहाँ पे एक सवाल होगा कि आखिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को समझते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको बोलते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम लोग का खर्च लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद दूसरा है इन केस ऑफ क्विकली फ्लक्चुएटिंग प्राइजेज ऑफ मटेरियल द कॉस्ट ऑफ स्टॉक में नॉट रिप्रेजेंट द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल। यानी कि उन सभी केसों में जब
मटेरियल का जो प्राइस है वो बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा हो, तब जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक होता है वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल के करंट मार्केट प्राइस को नहीं दर्शाता है। यही था फीफो मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हम लोगों ने फीफो मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को भी समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग लीफो मेथड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं लीफो मेथड। अंडर दिस मेथड द मटेरियल दैट कम्स लास्ट इन द स्टोर्स मैन्युफैक्चर्ड और इज यूज्ड फर्स्ट एट इट्स कॉस्ट प्राइस। इस मेथड में क्या होता है, फीफो मेथड का ये बिल्कुल उल्टा है। इस मेथड में जो भी मटेरियल स्टोर में सबसे लास्ट में आता है उसको उसके लागत मूल्य पर सबसे पहले मैन्युफैक्चर और इशू किया जाता है। अब इसकी भी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि कौन सी सिचुएशन में इसको यूज़ करना सही रहेगा। पहला है द राइज ऑफ मटेरियल इज कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो भी मटेरियल हम लोगों ने ख़रीदा है उसका जो प्राइस है, मटेरियल का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है इसमें, यानी कि उसमें बार बढ़ोतरी हो रही हो, तभी इस मेथड को यूज़ करना सही रहेगा। दूसरा है द आइटम्स आर स्लो मूविंग, यानी कि जो भी आइटम्स है वो बहुत ही स्लो मूविंग वाले होने चाहिए। तीसरा है मटेरियल मूव इनटू प्रोसेस इन बल्क लॉट्स विथ हाई यूनिट कॉस्ट, यानी कि जो भी मटेरियल हम लोगों ने परचेज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में होना चाहिए और उसका जो यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं फीफो मेथड की एप्लीकेबिलिटी। अब हम लोग इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जिससे कि जो लीफो मेथड है उसका भी जो भी आपके पास डाउट्स होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब लीफो मेथड को हम लोग समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फीफो मेथड में समझ लिया था एमआरएफ और मारुति सुजुकी की कंपनी, मारुति सुजुकी दोनों कंपनी के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या समझेंगे, हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो इशू हो रहा है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए अब क्या करती है मारुति सुजुकी कंपनी, 200 यूनिट्स परचेज करती है एमआरएफ कंपनी से टायर। इसमें भी टायर परचेज कर रही है कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। फिर परचेज करती है 400 यूनिट्स कितने रुपए के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पड़ गया है, यहाँ पर क्या बोला गया, इशू 500 यूनिट्स, यानी कि 500 यूनिट्स का ज़रूरत पड़ गया है। तो हम लोगों ने समझ लिया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है तो वो स्टोर डिपार्टमेंट को एसआरएन भेजता है। इसको हम लोगों ने समझ लिया था। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला समझते हैं इस पार्ट को। तो अब यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करना है 500 यूनिट्स स्टोर डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर क्या करेगा स्टोर डिपार्टमेंट, 500 यूनिट इशू करना है, क्योंकि हम लोग ये लीफो मेथड को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 यूनिट्स को इशू करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे डायरेक्टली 500 यूनिट्स। अब यहाँ पर हम लोग जो कि लीफो मेथड यूज़ करें, तो लीफो मेथड का मतलब होता है, हम लोगों ने अभी समझा कि जो भी मटेरियल स्टोर में सबसे लास्ट में आता है उसको उसके लागत मूल्य पर सबसे पहले इशू किया जाता है। तो हम लोगों के स्टोर में सबसे लास्ट में कौन सा मटेरियल आया, मारुति सुजुकी के ये वाला आया है, सबसे लास्ट में परचेज की है 400 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो हम लोग को 500 यूनिट इशू करना है, तो हमारे पास कितना है, लास्ट में 400 है। तो हम लोग पहले 400 यूनिट्स को कितने के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से इशू कर देंगे। तो हमारा कितना होगा, 4800। अब बचा हम लोग का 500 यूनिट्स इशू करना था, उसमें हम लोग 400 यूनिट्स इशू कर दिए हैं। तो हम लोग को कितना यूनिट और इशू करना है, और 100 यूनिट्स। तो और 100 यूनिट्स को हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम लोग का ख़त्म हो गया है, ये वाला ख़त्म हो गया। तो हम लोग का कौन सा बचा है, सिर्फ ये वाला बचा है, परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ₹10। तो हम लोग इसमें से हम लोग को जो कि अभी 100 यूनिट्स और इशू करना है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 100 यूनिट्स को इशू करेंगे। तो इसमें का 100 यूनिट्स यहाँ पर है 100, तो 100 इसका रेट क्या होगा 10। तो यहाँ पर 100 इंटू 10 हुआ 1000, और यहाँ पे 400 इंटू 12 हुआ 4800। अब इन दोनों जो हम लोग का अमाउंट वाला आया है टोटल, इन दोनों को टोटल करके हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा आएगा 5800। यही है लीफो मेथड। तो हम लोगों ने लीफो मेथड को भी समझ लिया है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि लीफो मेथड क्या होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और लीफो मेथड को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझा। तो चलिए अब लीफो मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझते हैं। लीफो मेथड का पहला एडवांटेज है, अंडर लीफो मेथड इट इज़ ईजियर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड्स द करेंट मटेरियल कॉस्ट। लीफो मेथड में जो भी मटेरियल है उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है वो करेंट मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किए रहता है।
दूसरा है इट इज़ अ सिस्टमेटिक मेथड, इट मैचेस करेंट कॉस्ट विथ करेंट रिवेन्यू इन अ बेटर वे। ये बहुत ही सिस्टमेटिक मेथड है, ये करेंट कॉस्ट को करेंट रिवेन्यू के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करता है। दूसरा है, अब इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। पहला है लीफो मेथड इज़ नॉट इफेक्टिव अंडर डिक्रीजिंग ट्रेंड इन मार्केट प्राइस। जैसा कि हम लोग को पता है लीफो मेथड उसी समय यूज़ करना चाहिए जब भी मटेरियल का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा हो। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब भी मटेरियल का प्राइस हमेशा घट रहा हो तब यह मेथड यूज़ करना सही नहीं है। यही है इसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक विल बी अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड इन द बैलेंस शीट। कई बार क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बैलेंस शीट में अंडरस्टेटेड दिखता है और कई बार होता है वो ओवरस्टेटेड दिखता है। यही होता है लीफो मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हम लोगों ने समझ लिया कि लीफो मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी लाइन नहीं समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, आपको उसमें डाउट्स होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।